नमस्कार दोस्तों। और क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारा प्रैक्टिस करते हैं, वो भी डेली बाई डेली। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और कम से कम 2 बार पढ़िए, और आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। जब तक ये 3 चीज़ें आपको समझ में नहीं आती तब तक आपकी स्पीड इंप्रूव ही नहीं हो सकती। कहने का अर्थ है कि क्वेश्चन एक बार में पढ़िए और आपको ये 3 चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है, ठीक है। और जब ये चीज़ें क्लियर हो जाती है ना तो आपका आधा कैलकुलेशन आपके माइंड में हो गया, ठीक। और आपको सिर्फ उतना ही करना है जितना आप माइंड में याद नहीं रख सकते। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। आपका टाइम समाप्त हुआ, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि धारा के प्रतिकूल x किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय धारा के अनुकूल x प्लस 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय का दुगना है। भाई किसमें ज़्यादा समय लग रहा है? प्रतिकूल दिशा मतलब अप स्ट्रीम में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, दोगुना लग रहा है। कह रहा है यदि धारा के अनुकूल नाव की गति या प्रतिकूल दिशा में नाव की गति का अनुपात भी दे रखा है, इसने स्पीड का रेशियो भी दे रखा है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का रेशियो दे रखा है। कह रहा है शांत पानी में x-10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे समय लगते हैं, तो धारा की गति क्या होगी, ठीक। तो ये शांत पानी में मतलब x-10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं, तो ये किसकी स्पीड दे रखी है, बोट की। निकाल सकते हैं नहीं? अगर हमें x का मान पता हो तो हम बोट की स्पीड निकाल सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है और करना कैसे है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि हमें क्या निकालना है, अगर जो जो चीज़ें दिया है वो क्लियर हो गई और क्या निकाल करके हम जो पूछ रहा है उसका हम आंसर दे सकते हैं, तो वो प्रोसेस आपके लिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो दिया क्या है, कह रहा ना x किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय धारा के अनुकूल x प्लस 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगे समय का दुगना दिया है। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे क्या दिया है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम दिया है, दो कंडीशन। और इसका क्या दिया, टाइम का रेशियो दे रखा है इसमें। टाइम का रेशियो क्या दिया है, टाइम का रेशियो दिया है कि अप स्ट्रीम में दुगना समय लग रहा है डाउन स्ट्रीम की अपेक्षा। और यहाँ पे उसने क्या दे रखा है, यदि धारा की अनुकूल नाव की गति प्रतिकूल दिशा की गति के साथ अनुपात दो, मतलब स्पीड का भी रेशियो दे रखा है। v अप स्ट्रीम कितना है, 2 है, और v डाउन स्ट्रीम कितना है, 7 है। ये रेशियो दिया है इतना। तो आपको मैंने बताया है कि आपको पता भी होगा कि v बराबर क्या होता है, d/t। अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो अगर हमें स्पीड का रेशियो चाहिए तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली गुणा कर देते हैं 7। ये हमें क्या मिल गया, डिस्टेंस का रेशियो मिल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्टली कैसे गुणा करें। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आप मानते हैं कि यहाँ पे 2x टाइम लग रहा है, यहाँ 1x टाइम लग रहा है, यहाँ पे 2y टाइम लग रहा है, यहाँ पे 7y, क्योंकि अलग अलग रेशियो होता है y मानेंगे। अब आप 2x x 2y 7y का गुणा करेंगे तो xy आएगा, xy आएगा। तो xy कैंसिल हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि जब रेशियो निकालते हैं ना, तो रेशियो में जो है हम नहीं भी मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मानते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक, तो यहाँ रेशियो में कितने का मिल गया, 4 और 7 का। यहाँ पे डिस्टेंस का भी तो मान दे रखा है उसने, डिस्टेंस कितना दे रखा है कि अप स्ट्रीम में कितना जा रहा है प्रतिकूल x किलोमीटर, और यहाँ डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है x + 48 किलोमीटर। अगर देखा जाए तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट का है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 48 यूनिट, 48 किलोमीटर का है कि नहीं इतना। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया भाई, 3 यूनिट का मान 48, तो 1 यूनिट का मान कितना, 48/3, तो ये कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर। तो आप बताइए कि 1 यूनिट का मान 16, तो यहाँ कितना चला, 4 यूनिट चला, तो 4 यूनिट का मान कितना, 16 चौके 64 किलोमीटर, और यहाँ पे कितना, 16 सत्ते 112। नहीं विश्वास है तो जोड़ के देख लो भाई, 64 में 48 जोड़ोगे, क्योंकि x का मान आया ना, ये किसका मान आया, x का। 64 में 48 जोड़ोगे तो 112 ही आएगा ना। ठीक, तो ये हमारी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। तो यहाँ पे सकरा शांत पानी में कितना दिया है, x - 10, तो बोट की चाल हम यहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं डिस्टेंस कितना है, x - 10/6 किलोमीटर, 6 घंटे लग रहा है, तो स्पीड आ गई हमारी कितनी भाई, 64 - 10 बटा 6 बराबर 54, 54/6 कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा आया। बोट की चाल कितनी आ गई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे स्पीड का रेशियो इसने दे रखा है, किसका, स्पीड का रेशियो दे रखा है कि नहीं, v अप स्ट्रीम एंड v डाउन स्ट्रीम कितना दिया है, 2 और 7 का रेशियो दे रखा है। अगर मैं इसको मान लूँ कि इसकी स्पीड 2x किलोमीटर, इसकी कितनी है 7x किलोमीटर, तब भी कोई दिक्कत। तो आपको पता है कि b बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है, v अप स्ट्रीम प्लस v डाउन स्ट्रीम बटा 2 होता है। ये फॉर्मूला तो पता है ना, और ये मैंने प्रूव करके भी दिखाया कैसे। तो ये कितना है, अब भाई 7x 2x कितना, 9x/2, x का मान हमें निकल आया, हमें x का मान नहीं पता, लेकिन b का मान पता है, कितना, b का मान हमारा कितना आया भाई, यही तो है ना 9, तो 9 बराबर 9x/2, तो 9 से 9 कैंसिल, x का मान कितना आ गया हमारा, 2 आया, x का मान 2 आ गया, तो यहाँ v अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा हमारा, 4 किलोमीटर, यहाँ कितना 14 किलोमीटर प्रति आवर। v अप स्ट्रीम एंड v डाउन स्ट्रीम का मान पता चल गया हमें, तो हम c का मान नहीं बता सकते हैं, क्या होगा, v डाउन स्ट्रीम माइनस v अप स्ट्रीम बटा 2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 14 - 4/2 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। कौन सा सही है हमारा, ये सी वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। मैंने पूरे डिटेल में आपको समझाया, इसीलिए टाइम लग गया, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 30 सेकंड में कर सकते थे, 40 सेकंड हो जाता बस। ठीक है, क्योंकि ये कहानी जो मैंने लिखी है, लिखनी नहीं है, आप माइंड में ही कर सकते थे कि डिस्टेंस एंड स्पीड का, टाइम एंड स्पीड का रेशियो दिया है, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, रेशियो मिल जाएगा, और रेशियो का अंतर देख लेंगे, और जो हमारी स्पीड डिस्टेंस का अंतर निकालेंगे, तो ये चीज़ें आ सकती थी। आप तो प्रैक्टिस करोगे तो आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है, ठीक, कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 मिश्र धातुओं में तांबा और स्टील का अनुपात 3:5 है और 4:5 है। कह रहा है 2 जो है मिश्र धातुएं हैं,
तांबा और स्टील की दो मिश्र धातुएं जिसमें उनका रेशियो दे रखा है 3:5 एंड 4:5 का। यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को क्रमशः 2 और 3 के अनुपात में मिलाया जाए, 2 और 3 के अनुपात मतलब मिश्र धातु ए जो है, एक पहली जो है उसका रेशियो 2 होना चाहिए, मतलब उसकी क्वांटिटी 2 होनी चाहिए, और जो बी वाला है मान लीजिए उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अनुपात में मिलाया जाए तो नई मिश्र धातु में तांबा और स्टील का अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए दो मिश्र धातुएं हम मान लेते हैं, कौन कौन सी, ए मान लिया, तो इसमें कॉपर एंड स्टील का रेशियो कितना दिया है, 3 एंड 5 का। अब बी हमने मान लिया दूसरी कितनी है, इसमें कॉपर और स्टील का रेशियो कितना दिया है, 4 एंड 5 का, यही कह रहा है। अब उसने एक चीज और बोली है कि क्या इन दोनों में से धातुओं को क्रमशः 2 और 3 के अनुपात में मिलाया जाए। अगर आप इसको 2 दिया है, अगर 2x लीटर मान लो या 2x किलोग्राम मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, और ये 3 के रेशियो में कह रहा है कि 2 और 3 के अनुपात में मिलाएगा, मतलब इसकी जो भी क्वांटिटी है वो 2 होनी चाहिए, इसकी 3 होनी चाहिए। आप चाहो तो मान लो ऐसे मान सकते हो कि 2x किलो या 2x लीटर, इसको 3x, तो कोई दिक्कत नहीं, मानोगे तब भी दिक्कत नहीं है, नहीं मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो में हमारा क्या होगा, वो कटना जाहिर सी बात है। ठीक, तो मैं इसके दो मेथड बताता हूँ, पहले एक मैं बताता हूँ रेशियो मेथड से, फिर आपको बताऊंगा मिक्सचर एलिगेशन मेथड से। ठीक, तो अगर ठीक है, अब क्या कह रहा है कि तो नई मिश्र धातु में तांबा और स्टील का अनुपात, तांबा मतलब कॉपर और स्टील का रेशियो पूछ रहा है, तो निकालते हैं। ठीक, तो एक बात बताइए कि अगर मैं इसमें पूछूं आपसे ए में कि कॉपर कितना है तो आप क्या बताओगे, सोचो क्या बताओगे। आप कहोगे कि 3 है, या मैं पूछूं स्टील कितना है तो आप क्या कहोगे, 5 है, ऐसा तो नहीं कहोगे ना। आप यही कहोगे कि सर टोटल हमारा जो है 5 3 8 यूनिट है, जिसमें से 3 यूनिट हमारा जो है वो कॉपर है। ठीक है, कितना है, कॉपर है। तो जब इसमें 8 में 3 यूनिट कॉपर है तो 2 में कितना होगा, तो 2x से गुणा करते हैं, यही तो मैंने बताया आपको। अगर नहीं समझ में आया तो एक बात बताइए कि यहाँ पे कॉपर एंड स्टील का रेशियो कितना दिया है, 3 एंड 5 के रेशियो में, 3 5 8 यूनिट, टोटल कितना है 8 यूनिट है, और ये किसके बराबर होगा भाई, 2x के बराबर ही तो होगा भाई। कॉपर 3 5 के यूनिट के में है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 यूनिट ये है, 5 यूनिट है, टोटल 8 यूनिट है, टोटल ये 8 यूनिट है, और टोटल हमारा ये कितना है 2x लीटर या 2x किलोग्राम जो भी है, तो एक यूनिट का मान कितना आएगा, 2x/8 कहेंगे, यही कहेंगे हम। तो अगर हमसे 3 यूनिट का मान पूछे कॉपर कितना है तो हम क्या कहेंगे, कॉपर हमारा कितना है 3 यूनिट, 3 गुणित 2x/8 करेंगे। तो हमने क्या लिखा है 3/8 गुणित 2x, यही तो लिखा है, यही तो लिखा है, समझ में आया। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करना है, कॉपर इसमें मिल गया, अब इसमें कॉपर कितना है, सेम वही कंडीशन कि टोटल कितना है 9 है, जिसमें से 4 हमारा क्या है कॉपर है, और जब 9 में 4 कॉपर है तो 3x में कितना होगा, 3x से गुणा कर दिया। अब रेशियो इनका, अब स्टील की बात कर लेते हैं, तो इसमें स्टील कितना है 5 है, टोटल 8 है, तो 2x में कितना होगा, 2x से गुणा कर दिया, प्लस इसमें कितना है 5/9 इंटू 3x। इतना समझ में आएगा, आ गया ना कि कैसे क्या हुआ। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ कितना 2 चौका 8, 3 त्रिका 9, यहाँ कितना 2 चौका 8, 3 त्रिका 9। अब सॉल्व कर लेते हैं, 3 का गुणा इधर किया, 4 का गुणा इधर, 16 9 25/12, रेशियो इधर कितना 5 3 15, 5 चौका 20, 35x बटा कितना आ गया यहाँ 12। सॉल्व तो कर ही सकते हो ना यार, ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 12 से 12 कैंसिल, x कैंसिल, और यहाँ पे कितना आएगा 5 25, 5 7 35, तो रेशियो कितना आ गया 5 एंड 7 का। तो मैंने एक और चीज़ बताई थी कि x का गुणा करें तब भी ठीक है, नहीं करते तब भी, क्योंकि x का मान रेशियो निकालने पे क्या हो गया, कट गया ना। ठीक, तो समझ में आ गया होगा कि हुआ कैसे, ये हमारा रेशियो मेथड था। अब दूसरा आ जाते हैं हम किस पे, मिक्सचर एलिगेशन मेथड बताते हैं आपको कि मिक्सचर एलिगेशन यूज करके कैसे कर सकते थे आप। तो जो जो दिया था पहले वो लिख लेते हैं। तो ए में कितना दिया था 2x, ये था हमारा,
कॉपर एंड स्टील का रेशियो कितना था? 3 एंड 5 का। और बी में कितना था? 3x। मैंने क्या कहा, ये x लिखो या ना लिखो कभी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टील का रेशियो कितना था? 4 एंड 5 का। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा कि कॉपर का अगर मैं पूछूं इसमें कितना है तो आप क्या कहोगे? इसमें अगर मैं पूछूं कि कॉपर कितना है तो आप यही ना कहोगे कि टोटल सर हमारा 8 है जिसमें से 3 कॉपर है। अगर मैं इसमें पूछूं कॉपर कितना है तो आप यही कहोगे सर टोटल 9 है जिसमें से 4 हमारा कॉपर है। रेशियो में देखा जाए तो कितना है? यही तो है। तो मिक्सचर एलिगेशन के लिए हमें क्या चाहिए? देखा जाए तो ये नीचे हमारा क्या है? टोटल में अगर इसमें क्या है? कॉपर है। ठीक है, अगर मैं मिक्सचर एलिगेशन का यूज करूं तो हम क्या लेंगे? ए में कॉपर कितना है, बी में कॉपर कितना है, और मिक्सचर में कॉपर कितना है? मिक्सचर में कॉपर कितना है, और इनको मिलाया किस रेशियो में? यही तो हम क्वांटिटी की रेशियो, यही तो हम करते आए हैं। ठीक है, तो इसमें अब कॉपर में मुझे पता हो गया ना कितना है? टोटल 3 से 8, 8 में 3 कॉपर है। यहाँ पे कितना है बी में? 9 में 4 कॉपर है। मिक्सचर का नहीं पता, मिक्सचर ही तो पूछ रहा है हमसे। लेकिन हाँ, हमें रेशियो दे रखा है कि ए का रेशियो कितना है, बी का रेशियो कितना है। ए और बी का रेशियो 2 और 3 का है। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरे मिक्सचर का रेशियो 2 और 3 था, आपने यहाँ पे सिर्फ कॉपर का क्यों लिखा? अच्छा ये बताइए कि कॉपर और जो हमारा स्टील है वो 2 और 3 के रेशियो में, सॉरी ए और बी में 2 3 के रेशियो में। तो अगर यहाँ पे पहले क्वेश्चन में देख लीजिए कि यहाँ पे भी तो कॉपर में क्या निकाल रहा हूँ? 2 ही तो निकाल रहा हूँ। यहाँ पे भी क्या निकाल रहा हूँ? स्टील भी तो 2 निकाल रहा हूँ। कहने का अर्थ जो रेशियो होगा वो सबके लिए तो समान निकलेगा। जो हमारा कॉपर निकलेगा जिस रेशियो में होगा वो दोनों के लिए तो सेम होगा। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ? 2 और 3 का मान लिखते हैं। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया आपको। क्या करेंगे? इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे और जोड़ करके, तो इसका गुणा इधर किया कितना? 3x, तो सॉरी 3 गुणित 8 प्लस 2 प्लस 4/9 गुणित 3, और भाग किससे देंगे? इसको जोड़ के भाग दे देंगे। तो 3 2 5, ये किसका मान आ जाएगा? x का। तो 2 चौके 8, 3 त्रिका 9, इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसका गुणा इधर कर दीजिए, जब कितना आएगा? 25/12, और ये 5 तो है ही है, तो 5 25। तो ये 5/12 रेशियो क्या है? आप यहाँ पे आप देखिए तो कॉपर हमारा क्या था? ये ऊपर वाला था ना, क्या था? कॉपर हमारा कितना था? यही तो था। और ये हमारा क्या था? टोटल था। ये हमारा टोटल था, ये हमारा कॉपर था। तो अब बताइए कि अब कॉपर एंड स्टील का रेशियो कितना आएगा? कॉपर हमारा 5 है, टोटल हमारा 12 है, तो स्टील हमारा कितना होगा? 7 ही तो होगा ना। ठीक, तो समझ में आ गया होगा कि मिक्सचर एलिगेशन का फॉर्मूला कैसे यूज किया गया। तो मैं यही कहूंगा कि पहले बेसिक से आप पूरा प्रॉपर समझने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद शॉर्ट मेथड पे आइए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं इसमें क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप माइंड में भी कर सकते हो। मैंने क्या कहा है कि कोई एग्जामिनर जो है कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड देता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देता है जो आप माइंड में कर सकते थे। अगर उसके लिए भी आपने पेन और पेपर उठाया तो फिर आप पेन ही पेपर उठाते रह जाओगे। ये एग्जैक्ट फैक्ट है, सॉरी। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है कि सालू और विशाल ने कुल जो है 16,000 का निवेश कर एक साझेदारी में व्यवसाय किया। ठीक है, और उन्होंने यह निवेश क्रमशः 3 और 1 के अनुपात में किया। यदि सालू और विशाल के लाभ का अनुपात 9:5 है तो सालू के निवेश क्या होगा? यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि क्या होता है
कि अगर हमें प्रॉफिट का रेशियो चाहिए तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो पता है। अगर हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए तब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में क्या करते हैं, प्रॉफिट के रेशियो में टाइम के रेशियो से भाग दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो यही कहानी यहाँ करनी है। उन्होंने निवेश का अनुपात दे रखा है और प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, और हमें पता है कि टोटल जो है उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, 16,000। तो अगर टोटल हमें इन्वेस्टमेंट पता है और उनके बीच, दो लोगों के बीच इन्वेस्टमेंट की रेशियो पता चल जाए, तो हम अलग अलग नहीं बता सकते कितना दिया है किसको, कितना किसने खर्च किया है। तो बात वही है, किसकी बात हो रही है, सालू की एस एंड विशाल की वी। प्रॉफिट का रेशियो क्या है इनका, 9 और 5 का, 9 और 5 का। और टाइम का रेशियो कितना है इनका, 3 और 1 का। अब हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो भाग दिया तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9, 3 और 5 का रेशियो आ गया, किसका, इन्वेस्टमेंट का। आप बताइए ये अब 3 और 5 की इन्वेस्टमेंट में दिया है, मतलब कहने का क्या, 5 किसको इन्वेस्ट किया था, 5 ने विशाल ने, सालू ने कितना किया, 3 ने। तो 8 यूनिट का मान कितना, 16,000। तो 1 यूनिट का मान कितना, 2,000। तो 3 यूनिट का मान कितना, 6,000। और 5 यूनिट का मान कितना, 10,000। अगर ये समझ में नहीं आता तो आप मान लीजिए कि इसका भाई 3x इन्होंने इन्वेस्ट किया, 5x इन्होंने इन्वेस्ट किया, टोटल कितना इन्वेस्ट किया, 8x इन्वेस्ट किया। लेकिन ये कह रहा है कि टोटल कितना है, 16,000 इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारा। तो 16,000, तो x का मान कितना, 2,000 आया। x का मान 2,000, तो 3x का मान कितना, 6,000, 5x का मान 10,000। तो हमसे पूछा क्या है, सालू का निवेश। तो सालू हमारी कौन सी है, ये जिसने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 6,000। तो कौन सा सही है हमारा, ए वाला। ठीक। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। आप माइंड में भी कर सकते थे, माइंड में प्रॉफिट का रेशियो दिया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया, टाइम का रेशियो दिया, भाग देते थे, इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल जाता। इन्वेस्टमेंट के रेशियो जब मिल जाता तो हम जो एक टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको बांट देते रेशियो में, जिस रेशियो में मिला। ठीक। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है। तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है, प्रणय की आयु रोशन की आयु से 9 वर्ष कम है। ठीक है। यदि 12 वर्ष बाद रोशन की आयु और शिवम की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। ठीक है। और वर्तमान में शिवम की आयु प्रणय की आयु का 1.5 गुना है, तो 7 वर्ष बाद प्रणय की आयु क्या होगी, ये बच्चा है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम इनका प्रेजेंट एज याद करने की, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले इनकी हम जो प्रेजेंट एज है उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जब वो मिल जाए तो सारे क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि 12 वर्ष बाद रोशन किया, 12 वर्ष बाद किसकी, रोशन की, 12 वर्ष बाद रोशन किया, रोशन को आर मान लिया। और प्रेजेंट आयु में किसकी कह रहा है, शिवम की, प्रेजेंट की ये है शिवम की, इसकी प्रेजेंट में शिवम की। इनका रेशियो दे रखा है, एक बात बताइए कितना रेशियो दे रखा है, 11 एंड 6 का। तो अगर मैं मान लूँ कि इसकी एज 11x है, ईयर है, और इसकी एज 6x ईयर है, तो कोई दिक्कत, भाई x का गुणा यहाँ कर दिया, x का यहाँ कर दिया। और क्यों करते हैं ये भी मैंने बताया आपको कि x का गुणा क्यों करते हैं, भाई दोनों तरफ ही क्यों करते हैं। ठीक। तो इसकी एज कितनी हो गई, 11x, इसकी एज हो गई 6x। तो प्रेजेंट में अगर एज इनकी देखना चाहें तो कितनी होगी, प्रेजेंट एज देखना चाहें तो कितनी, क्योंकि ये 12 साल बाद कितना है, 11x है। तो 12 साल अगर मैं इसमें घटा दूं तो इसकी एज कितनी हो जाएगी प्रेजेंट की, 11x माइनस 12 होगी। और इसकी प्रेजेंट एज तो है यही है, तो खुद ही प्रेजेंट एज है 6x, इनकी मिल गई।
अब कह रहा है कि प्रणय, अब आ जाते हैं कि प्रणय की आयु रोशन की आयु से 9 वर्ष कम है। प्रणय की आयु P मान लेते हैं, तो प्रणय की आयु कितनी है, रोशन की आयु से 9 वर्ष कम है, तो रोशन की आयु कितनी है 11x माइनस 12। तो रोशन जो है इससे 9 वर्ष छोटा है, तो कितना होगा 11x माइनस 12, 9 वर्ष और छोटा, मतलब 9 वर्ष और घटा दिया तो कितना हो जाएगा 11x माइनस 21 ईयर। ये तीनों की प्रेजेंट एज पता चल गई, प्रेजेंट एज पता चल गई। अब कह रहा है वर्तमान में शिवम की आयु प्रणय की आयु का 1.5 गुना है। वर्तमान में शिवम की आयु कितनी है 6x, और क्या कह रहा है प्रणय की आयु का 1.5 गुना है। तो प्रणय की आयु कितनी है 1.5 गुना किसकी, प्रणय, ये हो गया हमारा प्रणय की आयु कितनी है 11x माइनस 2x, इतना गुना कर दिया हमने। तो अब सॉल्व कर लेते हैं 6x, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, 11x माइनस 21, इतना तो कर ही सकते हैं। तो ये कितना होगा 3 दूनी 6, 2 का गुणा इधर किया तो 4x, इधर कितना हो जाएगा 11x माइनस 21। ठीक, 21 को इधर लाते हैं, 4 को इधर ले जाते हैं, तो 7x बराबर 21 आएगा। x बराबर कितना आ गया हमारा 3 आया। तो हमसे पूछा क्या है 7 वर्ष बाद प्रणय की आयु, प्रणय की आयु प्रेजेंट में कितनी है, ये है, प्रेजेंटेज निकाल लेते हैं, उसके बाद कम या बेसी जो भी पूछेगा हम कर देंगे। तो कितना होगा 11 3 33 माइनस 21 बराबर कितना 12 साल। अभी कितने बड़ा है 12 साल का है। कह रहा है 7 साल बाद, तो 7 और जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 19 होगा। 7 साल बाद कितने ईयर हो जाएगा 19 साल का। तो कौन सा सही है हमारा ये डी वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, तो आपने कर भी लिया है, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा डरा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है एक प्रसिद्ध चित्रकला में पीला और नीला रंग जो है 5 और 7 के अनुपात में है। चित्रकला के ऊपरी आधे भाग में पीले और नीले रंग का अनुपात जो है 2 और 5 का है। तो चित्रकला के नीचे आधे भाग में पीले और नीले रंग का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे। आधा, एक चीज बोला ना, ऊपरी आधे भाग में निचले आधे भाग में, ठीक। तो जब भी ऐसा कंडीशन हो तो हम क्या मान के चलते हैं कि ऊपरी आधे भाग में पेंटिंग की संख्या बराबर है और नीचे आधे भाग में। ये हो सकता है कि पीला ज़्यादा हो नीला कम हो, ये हो सकता है। तो उसने दिया भी तो है कितना है। तो इससे पहले मैं आंसर बताने से पहले, इसको सॉल्व कराने से पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई बॉक्स है, कोई हमारा बॉक्स है, अगर मैं इसमें कहूँ एप्पल एंड ऑरेंज का कुछ भाग रखा हुआ है, ठीक है, मैं यही कहूँ कि इसमें कुछ एप्पल रखे हुए हैं, कुछ ऑरेंज रखे हुए हैं, ठीक। और इसको हम क्या करते हैं अब 2 टोकरी में डिवाइड कर देते हैं, ठीक। इसको मैं क्या करता हूँ 2 टोकरी में डिवाइड कर देता हूँ। इसमें भी एप्पल है, इसमें भी ऑरेंज है, इसमें भी एप्पल है, इसमें भी ऑरेंज है। तो मैंने क्या किया कि बता दिया कि इसमें इतने एक्स मान लीजिए, इसमें वाई रखें, इसमें एक्स एप्पल है, इसमें वाई, और ऑरेंज कितने हैं वाई। लेकिन है कितना आधा है टोटल जो है। अगर इसमें अगर 100 सेब रखे होंगे तो इसमें टोटल जो है 50-50 ही रखे हैं। कहने का अर्थ अगर इसमें 100 से टोटल फल रहे होंगे तो इसमें 50-50 हैं, ये उसने बताया है, ठीक है। हम यही मान चलते हैं, आधा मतलब 50-50 होंगे। और हमें ये बता दिया है कि इसमें एप्पल कितना है और ऑरेंज कितना है रेशियो में, तो हम इसका नहीं बता सकते। और यहाँ भी हमें पता है कि एप्पल कितना है और ऑरेंज कितना है, रेशियो यहाँ भी दिया है हमें।
तो अगर इसका और इसका हमें पता है रेशियो, तो हम इसका बता नहीं सकते। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपको ये याद रखना है इसमें कि जो है वो बोला है कि आधा भाग में, ठीक है, बस यही याद रखना है कि आधे भाग में। और ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आधे भाग में मतलब उसमें जो पीला और नीले रंग की पेंटिंग है वो आधा होगा। हो सकता है कि पीला ज़्यादा हो नीला कम हो। तो चलिए क्वेश्चन पे समझाते हैं, फिर ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, पीला मतलब येलो, एंड कौन सा कलर दिया है, ब्लू कलर दिया है, जिसका रेशियो उसने दे रखा है कितना, 5 और 7 का। किसका, ये फुल पेंटिंग की है, ये किसकी है, फुल पेंटिंग की है। तो आप बताइए कि अगर मैं मान लूँ कि येलो हमारा 5, 6 और ब्लू हमारा 7 दिया ही है, अगर 5x भी मानो 7x भी मानो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टोटल कितना होगा इसमें, अगर देखा जाए तो टोटल कितना है, 5 ब्लू है, येलो है और 7 ब्लू है, तो टोटल कितना है, 12 है। अब नीचे कह रहा है कि अपर हाफ में भी दिया है उसने रेशियो, अपर हाफ में इसने रेशियो कितना दिया है, 2 और 5 का रेशियो दिया है। तो यहां पे अगर इसका टोटल मैं देखूं तो कितना होगा, 5 और 2 7, कितना होगा, 7। इतना दिया है, इतना समझ में आया आपको, इतना तो समझ में आ गया होगा क्योंकि इतना क्वेश्चन में दिया है। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई टोटल का आधा बोल रहा है ना, टोटल का आधा बता रहा है। भाई ब्लू ज़्यादा हो येलो कम हो अलग की बात है, लेकिन है तो आधा ना टोटल का। अगर टोटल यहाँ 12 है तो यहाँ टोटल कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए ना, आधा होना चाहिए। अब येलो कितना है ब्लू कितना है वो बाद में हम डिसाइड करेंगे, लेकिन टोटल जो है वो तो हमारा आधा होना चाहिए, इसका आधा ये होना चाहिए, लेकिन है आधा नहीं। तो हम क्या करते हैं, तो पहले इसको हम क्या करते हैं, बराबर बना लेते हैं। तो बराबर बनाएंगे तो क्या करेंगे, अगर 7 का गुणा मैं इधर कर दूँ तो कितना होगा, 84, और 12 का इधर कर दिया तो ये भी 84, बराबर हो गए। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, टोटल का आधा होना चाहिए ना। अगर यहाँ पे 84 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 42, मतलब टोटल यहाँ पे 84 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ भी 84 हो रहा है, ठीक। तो अगर हमें आधा चाहिए तो हम आधा क्या करेंगे, भाई हमें आधा बनाना पड़ेगा ना इसको, कितना बनाना पड़ेगा, आधा। तो अगर मैं इसमें आधे से गुणा कर दूं तब कितना हो जाएगा, आधे से अगर मैं गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 6, कैंसिल। तो कहने का अर्थ अगर यहाँ पे मैं 7 का गुणा करना पड़ रहा है और यहाँ पे 6 का गुणा करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 7 का, यहाँ भी 7 का। भाई दोनों जगह गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना 6 का तो यहाँ भी 6 का। इतना समझ में आया, ठीक। तो ये कितना आ गया हमारा, 7 पचे 35, और ये कितना 7 सत्ते 49, यहाँ कितना 6 दूनी 12, और ये कितना 6 पंचे 30। अब आप चाहे देख लीजिए कि 35 49 कितना होगा, 84, और यहाँ कितना होगा 30, 30 12 कितना 42, आधा है कि नहीं, यहाँ 84 टोटल है, यहाँ 42 है, आधा है कि नहीं, टोटल हमारा आधा है कि नहीं। तो जिस रेशियो में था उस रेशियो में हमें मिल गया। अब डायरेक्टली आप घटा सकते हो, लोअर हाफ का मान निकाल सकते हो कि नहीं। अब हम डायरेक्ट लोअर हाफ का मान निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ 35 है, यहाँ 12, तो यहाँ कितना आएगा, 23 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 49 में से 30 गया कितना, 19 आ गया। तो 23 इंटू 19 का रेशियो। ये बात याद रखनी है कि उसने आधा बोला है, तो आधा में ब्लू एंड येलो का जो रेशियो होगा वो कुछ भी हो, लेकिन उनका टोटल जो है वो आधा होगा, ठीक है। समझ में आया, तो समझ में आ गया होगा, पूरी डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। चलिए, तो आपका टाइम समाप्त हुआ। बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल है, आपने कर भी लिया होगा
कह रहा है 9 लड़कियां उनके वजन के अनुसार क्रम में रखा जाता है, ठीक है, और उनका औसत वजन 76 किलोग्राम है। 5 सबसे हल्की लड़कियों का औसत वजन 72 किलोग्राम और जबकि 5 सबसे भारी लड़कियों का औसत वजन 80 किलोग्राम है। तो 5वीं सबसे भारी लड़की का वजन कितना होगा? ठीक, तो कौन सी 9 लड़कियां मान लेते हैं सबसे हल्की? ये है, फिर ये है 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। सबसे भारी 9 नंबर है। तो अगर मैं इसका टोटल निकालना चाहूँ, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है कि एवरेज किसकी बात हो रही है? वेट की बात हो रही है। अगर मैं एवरेज वेट निकालना चाहूँ तो हम क्या करते हैं? टोटल वेट, टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या करते हैं? भाग देते हैं। यही तो हम करते हैं। तो हमें अगर 9 लड़कियों का टोटल वेट चाहिए तो हम क्या करेंगे? एवरेज में से नंबर ऑफ स्टूडेंट का गुणा कर देंगे। एवरेज वेट भी दिया है कितना? 76 और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया है? 9। तो 9 लड़कियों का कुल वजन कितना होगा? नौ लड़कियों का कुल वजन कितना होगा भाई? 9 गुणित 76, तो 9 सत्ते 63 और ये कितना होगा? 9 छः 54, तो 684 kg, इतना मिल गया। कह रहा है कि 5 सबसे हल्की लड़कियों का औसत औसत वजन, 5 सबसे हल्की लड़की कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5, हल्की वाली ले लिया है। तो इनका कुल वजन कितना होगा? 5 हल्की लड़कियों का वजन, कुल वजन कितना होगा भाई? 5 लड़कियां हैं, उनका एवरेज वेट कितना दिया है? 72 किलो, तो 360 होगा। ये कितना होगा? 360। और आगे कह रहा है 5 सबसे भारी लड़कियों का औसत वजन। तो 5 सबसे भारी कौन सी? 1 2 3 4 5। 5 सबसे भारी लड़कियां कौन कौन सी हैं? यही तो है। तो 5 सबसे भारी लड़कियों का वजन कितना है? सबसे भारी लड़कियों का कुल वजन कितना हो गया? 5 लड़कियां हैं, उनका एवरेज वेट भी दिया है 80, तो ये कितना हो गया? 8 पंचे 40, 400 हुआ। तो एक बात आप बताइए कि जब हमने 9 लड़कियों का कुल वजन निकाला था तो उसमें क्या कोई डबल बार आया था? कोई नहीं, सब सिंगल बार थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हल्की लड़कियों का निकाला तब भी ये आ रहा है, अगर भारी लड़कियों का निकाला तब भी क्या आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? 2 बार आ रहा है 5। अगर मैं इनको दो जोड़ के, दोनों को, हल्की और भारी लड़कियों को जोड़ के इनके टोटल वेट में से घटा दूं तो क्या होगा? एक बार जो भारी ज़्यादा हो रहा था वो हमें मिल जाएगा, और वही क्या होगा? हमारा 5वीं लड़की का वजन। तो 5वीं लड़की का वजन कितना होगा? भाई दोनों ये भी जोड़ देता हूँ, 5 भारी लड़कियां 5 हल्की लड़कियां, तो इसमें 5 कितनी बार जोड़ रहा है? 2 बार। और जब 9 लड़कियों का किया था तो उसमें 5 कितनी बार है? एक ही है। तो एक जब हम क्या करेंगे, वो एक्स्ट्रा है वो हमें मिल जाएगा कि नहीं? तो 400 ये है प्लस 360 जोड़ दिया। अब इसमें क्या करते हैं हम? 9 लड़कियों का टोटल वजन से घटा दिया, कितना? 684। तो ये कितना होगा? 760 में से 684 गया तो कितना आएगा? 76 kg आएगा। तो कौन सा सही है हमारा? ये 76 ई वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था ये, आप इतना ही तो माइंड में करना था और आप कर भी लेते, लिखने की जरूरत नहीं थी। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है चंदन एक कार्य को 16 दिनों में पूरा करता है और उसे इसके लिए 8000 भुगतान किया गया, ठीक है, मिलता है।
यदि चंदन और डेनिस मिलकर कार्य करते हैं और डेनिस को 2000 रुपये तथा शेष चंदन को दिया जाता, तो डेनिस अकेले वही कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो चंदन अगर 16 दिन काम कर रहा है तो 8000 मिल रहा है, तो उसको पर डे कितना मिल रहा है? आप बताइए कि चंदन को पर डे कितना मिल रहा है, हम बता सकते हैं कि नहीं? चंदन को पर डे कितना मिल रहा है भाई? 8000 रुपये उसको मिले पूरे काम के लिए, काम किया 16 दिन, तो उसको मिले कितने पर डे? 500 रुपये पर डे। कितने मिले? 500 रुपये पर डे उसकी फीस है। ठीक, कह रहा है कि यदि चंदन और डेनिस मिलकर कार्य करते हैं और डेनिस को 2000 तथा शेष चंदन को दिया जाता है। ठीक, तो आप बताओ, जब चंदन और डेनिस मिलकर काम करते हैं तो चंदन को कितना मिला? 6000 रुपये, और डेनिस को कितना मिला? 2000। तो अगर चंदन 500 रुपये पर डे ले रहा है तो उसने 6000 रुपये मिले उसको, तो काम कितने दिन किया होगा? आप बताइए, चंदन ने काम कितने दिन किया? कितने दिन काम किया? आप बताइए कि 6000 रुपये वो ले लिया उसने, और काम कितने दिन की? एक दिन की उसकी इनकम कितनी है? 500 रुपये पर डे लेता है भाई, तो कितने दिन किया? 12 डे किया होगा, तभी तो उसको 6000 रुपये मिले। तो भाई अगर डेनिस और चंदन दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो कहने का अर्थ, अगर चंदन ने 12 दिन किया, चंदन ने 12 दिन किया, तो जाहिर सी बात है कि डेनिस ने भी 12 दिन किया होगा। डेनिस ने भी कितने दिन काम किया होगा? 12 दिन ही किया होगा भाई, दोनों ने साथ में काम किया ना। तो एक बात बताइए कि उसको 12 दिन का कितना मिला? 12 दिन का कितना मिला इसको? 12 दिन का डेनिस को कितना मिला? 2000 रुपये। और पर डे उसको कितना मिलेगा? तो 2000 में अगर हम 12 से भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा ना कि डेनिस पर डे कितना मिल रहा है उसको। तो ये कितना आएगा? 500/3। कितना मिलेगा? 500 रुपये पर डे मिल रहा है इसको। आप कह रहा है कि डेनिस अकेले वही कार्य करता तो कितने दिनों में पूरा करता? अब बताइए कि उसको कितना टाइम पूछ रहा है, कितना लगता टाइम डेनिस को? डेनिस को टाइम कितना लगता भाई? टोटल 8000 रुपये उसको मिलना देना था, 8000 रुपये देता, और काम क्या हो रहा है? 500 रुपये पर डे में काम, 500/3 रुपये पर डे के हिसाब से काम कर रहा है, तो इसको कितना मिलेगा? 16। ये 3 ऊपर जाएगा तो कितने दिन में काम करता? 48 डे। ठीक, कितने दिन में काम करता? 48 डे। तो बात वही हुई है एफिशिएंसी वाली, कि यहाँ पे क्या है, टोटल जो है 8000, मतलब टोटल वर्क 8000 है, और 16 डे में करना है, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? 500 रुपये। उसकी एफिशिएंसी कितनी हुई? पर एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा मिला, तो 500 रुपये पर डे की एफिशिएंसी उसकी आ गई। तो कहानी वही है, बस यहाँ रुपए में देखिए आपको कंफ्यूज कर दिया। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है, बस लंबा चौड़ा दे दिया है। ठीक है, कह रहा है दो कारें पटना और दिल्ली से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 49 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती हैं। जब दोनों एक बिंदु पर मिलती हैं तो वो एक कार दूसरे से 128 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। तो पटना और दिल्ली के बीच की कुल दूरी कितनी है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कितना है भाई? पटना और दिल्ली, पटना और दिल्ली के बीच से दो चलती हैं, तो पटना वाला कौन सी स्पीड से चलता है? 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है।
और दिल्ली वाला 49 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। कह रहा है जब वो मिलते हैं ना तो कोई एक है जो 128 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। तो एक बात बताइए कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि टाइम क्या है, सेम है ना। वो भी चला, वो भी चला, वो भी चला, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उस पर दोनों मिल रहे हैं, तो मतलब समान समय तक चलेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ बीच में कहीं रुके उके नहीं है भाई, वो समान समय तक चले, ठीक है। तो टाइम उनका क्या है, समान है। ये यहाँ से चला, धड़ 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 से चलते चला गया, ये यहाँ से चला चलते चला है, और कहीं यहाँ पे मिल लिए। तो कह रहा है जिसकी टाइम तो समान चले ना, कहीं बीच में रुके नहीं ना। जितना टाइम ये चला होगा उतना टाइम ये भी चला, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा वो ज़्यादा डिस्टेंस चला होगा। तो मान लेते हैं कि ये कितना 128 किलोमीटर और ये कितना x, क्योंकि 28 किलोमीटर ज़्यादा चला है। तो एक बात बताइए कि जब टाइम यहाँ भी t मतलब मान लीजिए समान है, यहाँ भी t टाइम लग रहा है, तो हमारा पटना वाला कितना स्पीड है और दिल्ली वाला जो चला है, तो टाइम तो दोनों का समान है ना। तो हमारा क्या दिया है, स्पीड का रेशियो दिया है। स्पीड का रेशियो कितना है, ये 65 की स्पीड से चला और ये कितने की स्पीड से चला, 49 की। दिल्ली वाला जो पटना से इधर जा रहा है, दिल्ली से, ठीक। तो अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं, तो रेशियो में कुछ कटेगा नहीं है, ये आएगा। तो जो v बराबर, तो d का इस रेशियो कितना आएगा, क्योंकि आपको पता है कि v बराबर क्या होता है, d/t। अगर टाइम सेम है, कांस्टेंट है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, d के। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो, 65 × 49। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, x + 128 किलोमीटर, ये कितना x किलोमीटर। ये भी क्या है, डिस्टेंस का रेशियो है। हमारा डिस्टेंस कितना चल रहा है, x + 120 किलोमीटर, x किलोमीटर। यहाँ पे देखा जाए तो कितने का अंतर है, कितने का अंतर है भाई, 16 का अंतर है यूनिट का। यहाँ पे देखा जाए तो कितने का, 128 का। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। तो 16 यूनिट का मान कितना हो गया, 128। तो एक यूनिट का मान कितना, 16 × 128, 8 किलोमीटर। तो आप 49 का गुणा 8 में करोगे तो x का मान आ जाएगा, और x का मान यहाँ फिर यहाँ रख करके पूरा बता सकते हैं हम। या तो आप करो कि ये 65 और 49 कितना होगा, टोटल डिस्टेंस इतनी ही तो चली है, 65 यहाँ चली, 49 यहाँ चली, तो टोटल डिस्टेंस कितना चल दिया इन्होंने, 65 और 49 कितना होगा, 50, 114 किलोमीटर, 114 यूनिट, सॉरी। और एक यूनिट का मान कितना है, 8 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 912 किलोमीटर होगा। आप चाहो तो भाई 65 यूनिट यहाँ चला, 49 यूनिट यहाँ चला, टोटल यूनिट कितना, 100 यूनिट चला। एक यूनिट का मान 8 किलोमीटर है, तो 114 यूनिट का मान कितना, 912 किलोमीटर। या फिर आप करो कि 49 का गुणा 8 में करो तो x का मान निकल आएगा। अब यहाँ पे कितना होगा टोटल डिस्टेंस, अगर टोटल डिस्टेंस देखोगे तो कितना होगा, 2x + 128। तो फिर एक यहाँ पे जो निकल के आएगा उसका 2 से गुणा करो, फिर 128 जोड़ो, 912 तब भी आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, आप कर चुके होंगे, मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है कि सिमरन ने 28,000 का निवेश करके मतलब 40% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से एक वर्ष के लिए ठीक किया इतना।
उसने बोला है कि यदि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती तो दोनों स्थितियों में ब्याज में कितना अंतर होता। ठीक, तो मैं इसे या तो बेसिक मेथड से भी करूँ फॉर्मूला यूज़ करके, या फिर मैं रेशियो मेथड यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं बेसिक मेथड नहीं बता रहा हूँ, आप बेसिक मेथड से खुद ब खुद करने की कोशिश कीजिएगा। मैं रेशियो मेथड बताता हूँ आपको, ठीक है। तो दो मेथड बताऊंगा मैं इसके, मान लीजिए शॉर्ट वन, ठीक। तो एक बार क्या कह रहे हैं, ईयरली के लिए देख लेते हैं, ईयरली, और फिर बोल रहा है हाफ ईयरली का ब्याज कितना होगा, यही तो बोला है। तो ईयरली में टाइम कितना होगा हमारा, 1 होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा भाई, 40% दिया। अब कह रहा है यही अगर हाफ ईयरली हो जाए तो टाइम कितना हो जाएगा भाई, हाफ ईयरली मतलब क्या, 6 महीने बाद ब्याज मिलेगा। तो अब टाइम कितना हो गया एक साल में, एक साल में कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि एक साल में कितना हो जाएगा, 2 टाइम होगा, 6 महीने के 2। और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, अब जहाँ एक साल में 40 मिल रहा था, अब एक साल में कितना, आधा हो जाएगा, मतलब 20% मिलेगा। अब हम दोनों का क्या निकाल लें, ब्याज निकाल लें, और उसी का अंतर तुमसे पूछा है, ठीक। प्रिंसिपल दोनों का सेम है, प्रिंसिपल दोनों का सेम है, कितना 28,000 है, और यहाँ भी कितना है 28,000 ही है। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे CI निकालना चाहूँ इसका, तो एक बात बताइए कि मैंने आपको क्या बताया है कि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे एक साल का आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, कितना 28,000 का 40% निकाल दीजिए, ठीक। तो या तो आपको मैंने बताया है कि P&A का रेशियो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया और टाइम दिया हो तब भी तो हम बता सकते हैं, कि नहीं। तो चलिए 40% का मान कितना होगा, जाहिर सी बात है कि कितना होगा, 2/5। मतलब अगर हमारा प्रिंसिपल 5 हो तो उसका 40% बढ़ जाएगा, मतलब 2 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा अमाउंट हमारा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ अमाउंट एंड प्रॉफिट, प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो कितना मिल गया, 5 एंड 7 का। ब्याज कितना मिला, 2 मिला, 2 का ब्याज मिला कितने पे, 5 पे। भाई 2 यूनिट का ब्याज, 5 प्रिंसिपल था तब मिला, और 28,000 पे कितना मिल जाएगा, तो हम बता नहीं सकते। आप चाहो तो डायरेक्टली 40% निकाल लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे रिलेट करना है। मैं इसका एक दूसरा मेथड भी आपको बताने वाला हूँ, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो, यहाँ पे कितना आएगा, प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो कितना आएगा भाई, हमारा 20% है, तो 20% का मान कितना होता है, 1/5। अगर हमारा प्रिंसिपल 5 है तो 5 का 20% कितना, एक एक अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा एक साल में, 5 से 6 हो जाएगा। तो यहाँ रेशियो में कितना मिल गया, 5 एंड 6 का। तो आधे में 5 से 6 हो गया, फिर अगले आधे में कितना हो जाएगा, फिर से 5 से 6 होगा। तो ये कितना हो गया, 25 इंटू 36। तो यहाँ कितने का ये ब्याज मिला, 11 यूनिट का। 11 यूनिट का ब्याज मिला किस पे, 25 यूनिट पे। तो हमारा ये 28 पे कितना मिलेगा, तो 28 का गुणा कर दिया, ठीक। तो एक बात बताइए कि उसने पूछा है ना कि वार्षिक एंड अर्धवार्षिक ब्याज का अंतर, तो आप जो बड़ा हो उसमें से छोटा वाला घटा दीजिए, वही तुम्हारा अंतर होगा। ऐसा तो बोला नहीं है ना कि हाँ 1 वर्ष वाला और जो अर्धवार्षिक वाले उसमें से घटाने, ऐसा नहीं, अंतर पूछा है कितने का अंतर होगा। तो अगर मैं मान लीजिए अगर सॉल्व करना है मुझे, तो हमें क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली वाला मिल गया CI, और ये ईयरली वाला CI मिल गया, मिला कि नहीं। अगर मैं इसमें ये मान लीजिए कि नीचे 25 बनाना है, तो अगर हम यहाँ पे 5 का गुणा कर दें, यहाँ भी 5 का गुणा कर दें, तो कोई दिक्कत, क्योंकि 5 का गुणा 5 का भाग किया तो कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10/25 लिख सकते हैं इसको, गुणित 28,000। तो कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, 11/25 गुणित 28,000, अंतर निकाल रहे हैं, 28,000 माइनस कितना, 10/25 गुणित 28,000 कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1/25 गुणित कितना, 28,000, कितना हो गया। तो 28 280 गुणित इसको कितना लिख सकते हैं हम, 100/25, सॉरी 25 लिखते हैं, तो ये कितना आएगा 4। तो 28 9 56 दूना 112, कितना आ गया, 1120 रुपये।
कितना आ गया हमारा 1120 रुपये। ठीक, तो ये रेशियो मेथड था, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। ठीक है, तो इसको भी आप डायरेक्टली ये कर सकते थे क्योंकि प्रिंसिपल हमारा जो है वो सेम है। तो आप क्या करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका निकाल करके घटा देते हैं, तब भी आ जाता। और दूसरा मेथड मैं बताता हूँ आपको कि ईयरली में देखा जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल में कितना मिल रहा है, एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इनका 40%। और हाफ ईयरली में हम निकालें तो हाफ ईयरली में निकाले तो क्या है, टाइम यहाँ पे कितना है 2 है, और यहाँ पे हमारा क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20, और यहाँ पे टाइम 1 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 40 है। तो एक बात बताइए कि अगर मैं यहाँ पे टाइम 2 दिया है, अगर सिंगल निकालना चाहूँ, सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल का, तब कितना कितना देना पड़ेगा। तो सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 होता है। तो x का मान कितना है हमारा 20 प्लस 20, मैं पहले साल भी 20%, दूसरे साल भी 20%, 20 गुणित 20 बटा कितना 100, 120 120। तो यहाँ कितना है, एक साल में हमें क्या मिलेगा 44% मिलेगा। हाफ ईयरली में देखा जाए तो प्रिंसिपल पे कितना मिल रहा है 44%, और ईयरली में कितना मिल रहा है 40%। तो अंतर कितना आया, अंतर कितना आएगा भाई, देखा जाए हाफ ईयरली में कितना 44% ऑफ 28,000 का, यहाँ पे कितना होगा 40% ऑफ 28,000 का ईयरली में। ये हाफ ईयरली क्या है, ये ईयरली क्या है 28,000। तो यहाँ पे कितना अंतर है 4% ऑफ कितना 28,000 लिख सकते हैं हम। 28,000 कामन करोगे तो 44 में से 40 गया कितना 4,000। तो ये कितना हो गया हमारा, अब परसेंटेज हटाया तो 4/100 गुणते कितना 28,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 28 ना 56 ना 12 1120 रुपये मिला। ठीक, तो कहने का अर्थ यह था कि प्रिंसिपल हमारा सेम है, तो हम एक साल का डायरेक्टली क्या निकाल लिया हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट की, एक साल में प्रिंसिपल पे उसको कितना ब्याज मिलेगा, और एक साल में हाफ ईयरली है तब कितना मिलेगा। तो ईयरली का तो हमें पता है कि 40% मिलेगा, हाफ ईयरली का हमने क्या किया सिंगल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के निकाल लिया। ठीक है, तो हमें क्या है वही ब्याज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही अंतर, तो हमारा क्या होगा वही तो अंतर हमें निकल के आएगा रेट के ब्याज का अंतर। तो हमें क्या पता चल गया, तो डायरेक्टली हम यहाँ से क्या कर सकते थे, 20 एक साल में मिल रहा है तो दूसरे साल में भी 20 मिल रहा है, तो सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल 44%, 40 में से 44 घटाओ या 44 में से 40, क्योंकि अंतर पूछा है माइनस से मतलब नहीं है। तो 44 में से 40 घटाया तो कितना 4%, और 4% 28,000 का कितना होगा 1120। आंसर आपके सामने समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, ये वाला जो मैंने मेथड बताया है रेशियो यूज़ करके, इसलिए मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया है, क्या कि आपको जैसे यहाँ पे 40% दिया है, तो यहाँ पे आप जैसे एग्जैक्ट वैल्यू दी है तो आप निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यही दशमलव में दिया होता तब क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 16.66% दिया हो, हाँ, तो आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे 40% का जैसे मान में निकला तो उसे 16.66% का मान निकाल के पी का रेशियो निकाल के ऐसे करके आप कर सकते थे, इसीलिए मैंने ऐसा बताया। ठीक है, तो चलिए आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व कर लिया होगा आपने। तो मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई जो है 25% और 20% बढ़ा दी जाए और नया क्षेत्रफल जो है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, तो आयत का वास्तविक क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक बात बताइए कि नए क्षेत्रफल कितना दिया है 270, अगर पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल का हमें क्या मिल जाए
रेशियो मिल जाए तब भी तो हम बता सकते हैं कि पुराना क्षेत्रफल हमारा कितना था। ठीक, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या, क्षेत्रफल। तो एक बात बताइए, पहले और बाद की दो कंडीशन दे रखी है, ओल्ड एंड न्यू कह सकते हो उसे, ओल्ड एंड न्यू भी बोल सकते हो, ठीक, जो आपकी इच्छा। तो इसमें क्या बोला है कि 25% बढ़ा दी जाए और 20%, तो लंबाई कितनी बढ़ा रहा है, 25%। तो पहले मान लीजिए 100 थी, बाद में कितनी हो गई, पहले कितनी थी इतनी, बाद में कितनी हो गई भाई, 25% बढ़ा दिया तो 125 हो गई। तो 25 चौका 100, 4 से 5, और चौड़ाई कितनी हो रही है, पहले 100 थी, अब बढ़ा के कितना कर दिया, 120 कर दिया, तो ये कितना हो गई, 5 से 6 हो गई। ठीक, आप मान लो, चाहे मान लो कि पहले 4x थी, बाद में कितना 5x हो गई। इधर पहले कितनी थी, 5y थी, अब कितनी हो गई 6y। और नहीं भी मानोगे तब भी मैंने क्या कहा है कि रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी लंबाई कितनी थी, पहले 4x थी, बाद में कितनी हो गई 5x हो गई, और चौड़ाई कितनी थी 5y थी, अब कितनी हो गई 6y हो गई। तो इनके बीच का रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना होगा हमारा, 4x 5y, रेशियो 5x 6y। तो क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, यहाँ कितना 2 3, तो रेशियो कितना आ गया 2 और 3 का, सॉरी 2 और 3 का। तो कह रहा है न्यू वाला कितना है भाई, न्यू वाला हमारा कितना है, मैं कह रहा हूँ कि 3 यूनिट है, ये कह रहा नहीं 270 है सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना रहेगा 90, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो कौन सा सही है ये। तो आप इसे डायरेक्टली ऐसे ही कर सकते थे, एल बी का मान दिया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का, तो 4 से 5 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है 5 से 6 हो रहा है गुणा। तो इनके बीच का रेशियो निकालना है, तो क्या होगा 5 से 5 कैंसिल, 2 ત્યાં 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे रेशियो कितना आ गया क्षेत्रफल का 2 और 3 का। तो 3 यूनिट बराबर 270, तो 1 यूनिट का मान 90, तो 2 यूनिट का मान 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इतना डायरेक्टली करके कर सकते थे, और ये माइंड में भी हो सकती थी, ठीक है, बहुत नहीं लिखना था, तो समझ में आ गया होगा कि हुआ कैसे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो या मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करके जाएं, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ उनको भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।